जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 31 दिसंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। देखो 31 दिसंबर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को पाकिस्तान के रावी नदी के तट पे जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया था। और इसी कारण जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी से जो है प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। आज़ादी से पहले 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। राइट। आज़ादी के बाद 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जो है चेंज कर दिया गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बहरहाल फर्स्ट पेज पे जो आज न्यूज़ है, देखो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मित्र देशों को आकाश मिसाइल बेचेगा भारत। इससे पहले हमने देखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है हम किसको दे रहे हैं? भारत दे रहा है, फिलीपींस को दे रहा है और चर्चा चल रही है कि भारत वियतनाम को भी ये मिसाइल दे सकता है। अब फिलीपींस और वियतनाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों से जो है चीन का संबंध दोनों से खराब है, भारत का दोनों देशों के साथ अच्छा संबंध है। यह भी एक कारण है कि भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दे चुका है या देने की बात कर चुका है और चर्चा चल रही है कि भारत वियतनाम को भी यह मिसाइल दे सकता है। अब देखो आकाश मिसाइल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है, एक प्रोग्राम आया था। इस प्रोग्राम का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1982-83 में और इसको समाप्त किया गया था 2008 में। इसके तहत 5 मिसाइल बनाने की बात कही गई थी और 5 मिसाइल भारत ने सक्सेसफुली बना लिया है। पहला है पृथ्वी, दूसरा है त्रिशूल, तीसरा है आकाश, चौथा है अग्नि, पांचवा है नाग। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पहले पूछा है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कौन सा मिसाइल नहीं है, यही पूछ सकता है यूपीएससी आपसे। तो 5 का नाम याद रख लेना, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि और नाग। बाकी इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। इसको भी एक बार देख सकते हैं। देखो सेकेंड पेज जो होता है राष्ट्रीय राजधानी का न्यूज होता है। नॉर्मली दिल्ली का जो लोकल न्यूज होता है सेकेंड पेज पे होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके लिए। थर्ड पेज इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वीं बार UNHRC का अस्थाई सदस्य बनेगा भारत। 1 जनवरी 2021 से भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। अब देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 10 सदस्य होते हैं टोटल। 10 में जो 5 सदस्य होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 सदस्य जो होता है अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर में कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, चीन है और फ्रांस है। ये 5 देश जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य हैं। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इस 10 अस्थायी सदस्य में जो है भारत भी 1 जनवरी 2021 से शामिल होगा अगले 2 वर्ष के लिए। भारत के साथ साथ जो अन्य देश शामिल हो रहा है वो है मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे। ये देश जो है भारत के साथ शामिल हो रहा है 1 जनवरी 2021 से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये देश भी अस्थायी सदस्य होंगे। अब देखो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जो है पहले भी विधि आयोग ने भी अपनी रिकमेंडेशन दिया है। वाजपेयी जी के समय भी ये चर्चा में बना हुआ था और वर्तमान में मोदी जी के आने के बाद ये अधिक और प्रासंगिक हो गया। क्या होता है 1 नेशन 1 इलेक्शन? ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया, बस बेसिक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में होता है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों का इलेक्शन साथ साथ हो। लोकसभा और विधानसभा दोनों का इलेक्शन साथ साथ हो, इसी को कहा गया 1 नेशन 1 इलेक्शन। और इस पे यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, बिहार पीसीएस ने भी मेंस पे इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए किस किस समिति ने कौन कौन सा रिकमेंडेशन दिया है। साथ ही साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या सकारात्मक संदर्भ है, क्या नकारात्मक संदर्भ है। राइट। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ संस्था लगातार चर्चा में बना हुआ, एक संस्था है एनसीबी,
सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में एनसीबी लगातार चर्चा में बना हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में सीबीआई लगातार चर्चा में बना हुआ, सुशांत सिंह के मैटर में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी चर्चा में बना हुआ। तो ये तीनों संस्था के बारे में बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। एनसीबी जो है इसको कहा गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना जो हुई थी 86 में हुई थी, मार्च 1986 में हुई थी। एक्ट का नाम याद रख लेना, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के द्वारा इस संस्था की स्थापना हुआ था। किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो हैं मुंबई में, इंदौर में, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पटना में इसके जो हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बेसिक इसका काम क्या है कि मादक पदार्थों की तस्करी पे रोक लगाने का काम करता है, राइट। मादक पदार्थ जो है ड्रग्स वगैरह है उसको रोक लगाने का काम करता है एनसीबी। और अभी जो इसके हेड हैं ये हैं राकेश अस्थाना। तो ये बेसिक जानकारी है। एक्ट का नाम याद रख लेना, कौन से मंत्रालय के तहत आता है, अभी इसके प्रधान कौन है, ये सब बेसिक जानकारी है जो आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो ये जो न्यूज़ है, इस्टोनिया, पराग्वे समेत 3 देश में खुलेंगे भारतीय मिशन। 3 देश का नाम याद रख लो, एक तो इस्टोनिया है, दूसरा है पराग्वे, तीसरा है डोमिनिक रिपब्लिक जहां भारतीय मिशन खुलेगा। तो वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि किस देश में भारतीय मिशन खुलेगा, इस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिक रिपब्लिक। अब देखो ये भी वनडे एग्जाम वगैरह में आपको पूछा जा सकता है कि असम में सरकारी मदरसों को खत्म करने का बिल जो है पारित हो गया है। तो इस तरह से असम देश का पहला राज्य बना जहां पे मदरसे को खत्म करने का प्रोविजन किया गया। अब देखो ये भी आपके वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि विदेश मंत्रालय ने वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया। तो वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल कौन लॉन्च किया है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसको भी पढ़ सकते हैं कि समन और नोटिस सर्विस की जीपीएस ट्रैकिंग से हुई आसानी। तो न्यायपालिका किस तरह से अभी काम कर रही है, खास करके ई कोर्ट किस तरह से काम कर रही है, उसी के बारे में दिया गया है। इसको भी एक बार देख सकते हैं। अब देखो ये जो है न्यूज़ है, कोरोना काल में बेहतर काम के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार मिला। जो लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या बिहार से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं, वो याद रखेंगे कि बिहार को डिजिटल पुरस्कार मिला है कोरोना काल में डिजिटल रूप से काम करने के लिए, राइट। देखो ये जो न्यूज़ है यहाँ पे बस आपको ये जानकारी होना चाहिए, पीएम आवास योजना से छत्तीसगढ़ ने खींचे हाथ, गरीबों को नहीं मिलेगा आशियाना। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, उसका क्या क्या बेसिक प्रोविजन है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का 2 पार्ट है, एक शहरी है, ग्रामीण है, दोनों अलग अलग मंत्रालय रेगुलेट करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का शहरी जो पार्ट है वो अलग मंत्रालय रेगुलेट करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ग्रामीण पार्ट है, यानी ग्रामीण एरिया में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहा है, वो अलग मंत्रालय रेगुलेट करती है। तो बेसिक जानकारी आपको जरूर होना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इसको भी एक बार देख सकते हैं कि चीन सीमा पे तैनात सैनिकों से संपर्क आरे नहीं आएगा मौसम, राइट। लद्दाख में हमारे सैनिक बने हुए, चीन के सैनिक भी बने हुए हैं और ऐसे कड़ाके की ठंडी में भी लद्दाख में हमारे सैनिक वहाँ पे डटे हुए हैं। तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको भी एक बार देख सकते हैं। एडिटोरियल कुछ खास नहीं है, आज का तीनों ही एडिटोरियल बहुत खास नहीं है, खुद से पढ़ सकते हैं, इसको एक बार देख सकते हैं। चुनौतियों उपलब्धियों के बीते जो 2 दशक है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हमारे देश में, उसी को लेकर के क्या क्या चुनौतियां हुई है बीते 2 दशक में, 2000 से लेकर के 2020 तक, उसी के बारे में दिया हुआ है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो
बीते 2 दशक में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि 2005 में जो है मनरेगा लॉन्च किया गया, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। 2008 में भारत अमेरिका जो है नागरिक परमाणु समझौते पे हस्ताक्षर किया, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है काम है बीते 2 दशक में। साथ ही साथ एक देश एक कर जीएसटी लाया गया है, ये भी बहुत बड़ा काम है। काला धन को खत्म करने के लिए जो है नोटबंदी लाया गया है, ये भी बहुत बड़ा काम है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट इसको एक बार ज़रूर आप लोग देख लेना। इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई। कई देश कोरोना की वैक्सीन तैयार कर चुका है। ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन दिया भी जा रहा है, फाइजर नाम की अमेरिकन वैक्सीन है। लेकिन दुनिया की नज़र टिकी हुई है भारत पे। क्यों टिकी हुई है कि भारत सस्ती जो है वैक्सीन बनाएगी, राइट। तो उसी के संदर्भ में दिया हुआ है कि दुनिया की नज़र भारत पे टिकी हुई है क्योंकि भारत सस्ती दवाई बनाती है, भारत सस्ती वैक्सीन बनाएगी, राइट। देखो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि अनाज से एथेनॉल बनाने के कैबिनेट प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। एक नीति है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, राइट। 2018 में नीति आई थी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें 2 टारगेट को फिक्स किया गया था। पहला टारगेट था कि 2022 तक जो है 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे। जितना पेट्रोल हमारे पास होगा उसमें 10% इथेनॉल मिलाएंगे। और 2030 तक जो है 20% पेट्रोल जो है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखो मान लेते हैं कि 100 लीटर पेट्रोल है, तो 100 लीटर पेट्रोल में 2030 तक जो है 20 लीटर इथेनॉल होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो 20 लीटर इथेनॉल हम जो है आयात करते हैं खाड़ी देशों से, खास करके सऊदी अरब वगैरह से जो आयात करते हैं, हमारी आयात कम होगा। आयात कम होगा तो क्या होगा, हमारी आयात कम होगा तो इससे जो हमारी विदेशी मुद्रा का खपत होता है वो बचेगा। तो इसी के लिए सरकार 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन पॉलिसी लाई थी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई थी। अब देखो इस नीति के तहत गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री, क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग करके इथेनॉल बनाने की बात कही गई थी। यानी जो सड़ा गला अनाज है, यानी जो अवशिष्ट बच जाता है, पराली बच जाता है, अवशिष्ट बच जाता है, गन्ना का जो अवशिष्ट बच जाता है, उन सब से क्या होगा कि उन सब से एथेनॉल बनाने की प्रयास किया जाएगा या बनाया जाएगा। अब देखो 3 और बातें आपको जानकारी होना चाहिए। पहला तो इथेनॉल जो है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होगा, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या है, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो होगा कि शुगर से, स्टार्च से, वेजिटेबल से, ऑयल से, एनिमल फैट से, ये सब से जो है हम बायोफ्यूल बनाएंगे, उसको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहा गया, राइट। जैसे पराली वगैरह से मान लो बनाएंगे तो उसको कहा गया फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होगा कि निगम के ठोस कचरे, नगर निगम का जो ठोस कचरा है उससे जो हम बायोफ्यूल बनाएंगे, उसको कहा गया सेकेंड जनरेशन इथेनॉल या सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। अब थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या हो गया, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में जैव ईंधन हो गया, बायो सीएनजी जो हो गया, जिससे गाड़ी वगैरह चलता है दिल्ली वगैरह में, तो इसको थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल कहा गया। तीनों जनरेशन का नाम याद रख लेना। फर्स्ट जनरेशन से जो है कृषि अवशिष्ट है उससे हम बनाते हैं, सेकेंड जनरेशन से ठोस कचरा से बनाते हैं, थर्ड जनरेशन से बायो सीएनजी वगैरह जो है उसको थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल कहा गया। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना एक बार। इसको भी एक बार देख सकते हैं कि अर्जेंटीना में गर्भपात को कानूनी मान्यता मिली। तो याद रख लेना, अर्जेंटीना गर्भपात को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया, राइट। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे।
ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1-2 दिन में एडिटोरियल आएगा, मैं डिटेल से एनालिसिस कर दूंगा कि ब्रिटेन की संसद ने ब्रेग्जिट व्यापार समझौते पर लगाई मोहर। तो ब्रेग्जिट व्यापार समझौता जो ऑलरेडी साइन हो चुका है, अब ये साइन होने के बाद उसमें भारत के लिए क्या है, भारत के लिए क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं, राइट, भारत के लिए क्या क्या नकारात्मक पक्ष है, उस पर हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ब्रेग्जिट क्या होता है, देखो ब्रेग्जिट होता है BREXIT, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो जाना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से काफ़ी पहले बाहर आ चुका है, लेकिन ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच में व्यापार समझौता नहीं हुआ था, जो ऑलरेडी अब हो चुका है। यह दलाई लामा के बारे में दिया हुआ, दलाई लामा लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसलिए एक बार इसको पढ़ लेना, पूरा पूरा इसको पढ़ लेना, ये जो पूरा कॉलम है इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज। आज ही के दिन 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का बिल पारित हुआ था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के तट पर 1929 में। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आज ही के दिन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। चलिए, न्यूज़ आज इतना ही था जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, कोशिश किया मैंने आपके साथ डिस्कस करने का। बेसिक खुद से आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, जिस न्यूज़ को मैंने आपको बोला है कि पढ़ना चाहिए उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।